पत्थर के ज़माने से एआई तक छठा हिस्सा। 1971 के आखिर में पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू होगी। मेरी उम्र इस वक्त 3 वर्ष थी। हम गुलियाना रोड पर रहते थे। ये एक साइड से छावनी, दूसरी तरफ से जीटी रोड से मुंसलिक थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार टैंक देखे। ये अपनी पटरी पर आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे थे। ये जहाँ से गुजरते वहाँ से सड़क उखाड़ते चले जा रहे थे। यानी कि ऊपर खाकी यूनिफॉर्म में मबलूस जवान भी बैठे हुए थे। फौजी ट्रक भी गुजर रहे थे जिनमें जवान राइफलों के साथ बैठे हुए थे, जबकि ऑफिसर जीपों में होते थे। हम बच्चे घर की दहलीज से खड़े होकर ये सब देखते थे। टैंकों के वजन से हमारे घर की दीवारें और छतें तक हिलती थी। लोग हाथ हिलाकर इन्हें रुखसत कर रहे थे। मैंने इसी ज़माने में पहली बार टेलीविज़न देखा। हमारी दुकान से ज़रा फासले पर छोटा सा होटल था। ये किसी गैर मुल्की पाकिस्तानी ने बनाया था। इसमें छावनी के विजिटर और ठेकेदार रुकते थे। इनके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। वो शाम के वक्त सिर्फ 3 घंटे के लिए ऑन होता। होटल की इंतज़ामिया इसे लॉन में रख देती और इसका मुंह सड़क की तरफ कर देती। इस ज़माने में टीवी के लिए छत पर एंटीना ज़रूरी था। ये एल्युमिनियम का छोटा सा प्लेटफार्म था जिसके साथ छोटा सा रिसीवर लगा होता था। एंटीना छतों पर लगाया जाता, किसी न किसी को घुमाना पड़ता। होटल के इस टीवी की वजह से सड़क पर ट्रैफिक रुक जाती और लोग मुंह खोलकर हैरत से स्क्रीन की तरफ देखते। हम बच्चे भी घर से निकलकर वहां पहुंच जाते और सड़क पर खड़े होकर आंखें मल मर कर टीवी देखते और सोचते, बंदे इस डब्बे में कैसे गुस्से हैं। मैंने वहां सड़क पर खड़े फैसला कर लिया, मैं बड़ा होकर इस डब्बे को खोलूँगा और इसके अंदर फंसे बेचारे लोगों को रिहाई दिलाऊंगा। आप अल्लाह की करनी देखिए, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं खुद टीवी में घुसकर मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इस ज़माने में टीवी की स्क्रीन धुंधली और ब्लैक एंड वाइट होती थी। वो लरसती भी थी और हवा के साथ एंटीने की डायरेक्शन दाएं बाएं हो जाती तो तस्वीर कांपती हुई गायब हो जाती। मेरे वालिद किसी जगह से कोई पुराना रेडियो ले आए थे। ये चकोर डब्बा था जिसके सामने 2 नॉब लगी थी। रेडियो सेल पे चलता है। इस ज़माने में 555 के नाम से जापानी सेल आते थे। ये रेडियो और घड़ियों में डाले जाते और ज़्यादा दिन नहीं चलते। रेडियो भी सेलों पे चलता। हमारे साथ मौजूदा कस्बा लाला मूसा में 555 के जेली सेल बनाए जाते। इसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में था। दुकानदार अक्सर औकात असली के पैसे लेकर जेली सेल दे देते जो मुश्किल आधा दिन चलते। वाले साहब सिर्फ ख़बरों के वक्त रेडियो ऑन करते, जबकि मुझे और वालदा को ख़बरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम गाने और ड्रामे सुनना चाहते। चनाचे हम वालिद की गैर मौजूदगी में रेडियो ऑन कर लेते। यूँ सेल जल्दी ख़त्म हो जाते। वालिद इस पर बहुत नाराज़ होते, लेकिन हम दोनों बास नहीं आते। वालिद ने इसका दिलचस्प हल निकाला। वो दुकान पर जाते, रेडियो से एक सेल निकाल कर साथ ले जाते। ये देख कर वालदा और मुझे बहुत मायूसी, लेकिन वालदा ने जल्दी इसका हल निकाल लिया। उन्होंने पैसे बचाकर एक सेल ख़रीदा और जो ही सेल लेकर निकलते थे वालदा अपना सर रेडियो में डालकर इसे चलाती है। यूँ हम सारा दिन रेडियो से जुड़कर बैठे रहते। नतीजा बाकी सेल जल्दी ख़त्म हो जाते और वालिद शाम के वक्त ख़बरों से महरूम हो जाते। वो जंग के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते। इनका एक बंगाली दोस्त भी था। वो छावनी के लंगर में काम करता और वालिद सब उससे बहारी कहते। यूँ कहते मैं आज तक नहीं समझा वो बंगाली था तो उसे बंगाली कहना चाहिए। मैं आज तक ये मम्मा हल नहीं कर सका। छुट्टी के बाद इनके पास आ जाओ, इससे लेकर घर आ जाते और दोनों रेडियो के साथ जुड़कर बैठ जाते थे। ये दोनों बीबीसी सुनते। वालदा को बीबीसी बोलना नहीं आता तो इसे बेबे जी कहती थी। मैंने भी इनसे सुनकर बेबे जी कहना शुरू कर। आज भी मेरे मुंह से बीबीसी की जगह बेबे जी निकल जाता और मैं रोक कर इसे ठीक करता हूँ। वो बंगाली 1972 में मुश्किल पाकिस्तान चले गए, लेकिन जाते जाते मुझ पर एक एहसान कर गया। इसका नाम क्या था, वो कहाँ से किधर चला गया, मैं नहीं जानता। मेरे वालिद और वालदा भी इसे भूल चुके थे, लेकिन मैं और इसके ख़ानदान के लिए रोज़ाना दुआ करता हूँ, क्योंकि जब वो रेडियो सुनने के लिए हमारे घर आता तो मैं इसके लिए लस्सी लेकर। एक दिन इसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद से मुखातिब हुआ, चौधरी साहब आप लोंडे को स्कूल दाखिल क्यों नहीं कराते? ये बड़ा हो गया, मेरा स्कूल जाने मेरे ख़ानदान की तरजीह में शामिल नहीं था। इस एक फ़िक्र ने मेरे वालिद का जहन बदल दिया और अगले दिन बंगाली और मेरे वालिद मुझे स्कूल लेकर मास्टर साहब के हवाले कर दिया। वालिद ने किसी से सुन रखा था, अच्छा उस्ताद कड़वा और सख्त होता है, ऐसे बच्चों की चमड़ी उतारने की इजाज़त होनी चाहिए। वालिद मास्टर साहब को ये कहकर स्कूल से निकले और इसकी हड्डियाँ हमारी और चमड़ी आपकी। बंगाली नास का मास्टर जी का धीरे महाराज बेटा कटा है नहीं, लेकिन मास्टर जी मेरे वालिद के अल्फाज को आसमानी सिफा और पहले ही दिन मेरी चमड़ी उधेड़ दी। मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी
कमर और तशरीफ़ दोनों सुर्ख थे। वालिदा को सख्त गुस्सा आया। वो सारा दिन मेरी टकोरा करती रही। शाम के वक्त वालिद आए तो दोनों का खौफनाक झगड़ा हुआ। इस रात घर के बर्तन तक टूटे हुए। वालिदा ने वालिद को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वो खुद मुझे स्कूल छोड़ने के जाती ही मास्टर साहब की टिका के बेइज्जती का दिन का कहना था, मेरा बेटा रोज़ स्कूल आएगा, मैं इसे खुद छोड़ने आया करो। अगर तुमने इसे हाल लगाकर मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। तुम पूरी जिंदगी माजूर होकर फिरते रहो। ये कहते मेरी वालिदा की अंदर की गोजरी बाहर की। मास्टर जी वाक़या से मैं आज पीछे मुड़ कर देखता हूँ, मुझे ज़िंदगी वो दिन टर्निंग पॉइंट नज़र आता है। अगर वालिदा मास्टर जी को धमकी न देती तो मेरा तालीमी सफ़र पहले दिन ही ख़त्म हो जाता। मैं अपने दूसरे क्लास फेलोज़ की तरह मास्टर जी की मार बर्दाश्त न कर पाता। मैं भी क्लास से भाग जाता। जिस तरह मेरे दूसरे क्लास फेलो ने बाकी ज़िंदगी रेड़ियाँ और टांगे चलाकर गुजारी, शायद भी मैं इनमें से होता। मेरी वालिदा की तनबीह काम हुई। मैं जितना अरसा स्कूल में रहा, मास्टर ने मेरी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे बचपन के ज़माने के हकीकत उस्ताद जालिम होते थे। वो अपनी नालायकियों और महरूमियों का बदला मासूम बच्चों से लेते थे। वो पढ़ाई और डिसिप्लिन के नाम पर इनसे खौफनाक तशद्दुद करते थे। मैं कॉलेज तक उस्ताद की मार, गालियाँ, नफरत बर्दाश्त करता रहा। इस मार ने मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर मैं डिप्रेशन में भी चला गया। मुझे अपने कॉन्फिडेंस की बहाली और डिप्रेशन से निकलने में दाहियाँ लगी। मेरा उस्ताद अगर मुझ पर मेहरबानी या शफकत करते और ये मेरे मुताले की आदत को अपने लिए चैलेंज न बनाते तो आज मेरे मुँह से इनके लिए कितनी दुआएं निकलती। मेरे एक उस्ताद थे, मैंने पूरी ज़िंदगी की खिदमत की, लेकिन अमलन ज़िंदगी में आने के बाद मैंने इनकी घुटने पकड़ा कि सर आपका जो भी इशू आओ मुझे फ़ोन पर फरमाते, तशरीफ़ ना लाया कर, मुझे अपना बचपन आ जाता है। इनकी मेहरबानी ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर। मैंने देख कर इतना डाउन हो जाता कि मुझे दोबारा तो नहीं हासिल करने में दो हफ्ते लग जाते। वो मुझे बच्चों में स्कूल के सामने कान पकड़ा कर मारा करते हुए मेरा जुर्म क्या होता है, मैं वो गैर निसाबी किताबें पढ़ता जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मास्टर साहब इतने दर्जे के नालायक और ज़ालिम इंसान थे। इस ज़माने में MPA और MNA के पास मुलाजमों के कोटे होते थे। वो लोग अपने अजीज़ रिश्तेदारों बरदरी के लोगों को पुलिस और महकमा माल में भर्ती करा दे। दूसरों सिफारिशों को महकमा डाक और महकमा तालीम में फेंक दिया जाता। वो मास्टर साहब भी इस चैनल से स्कूल आए थे और रिटायरमेंट तक मासूम और बेगुनाह बच्चों से अपनी महरूमी और नालायकी का बदला लेते रहे। वो बरसों बाद जब मुझे मिलने आए तो इनका कहना था, मेरी मार के सदके तुम यहाँ तक पहुँचे। मैंने इनके घुटनों का हाथ लगा सके, लेकिन सर वो लोग जो आपकी मार की वजह से स्कूल से भागे और बाकी ज़िंदगी ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बन के गुजारी, वो कौन थे और इसका ज़िम्मेदार को मास्टर जी नाराज़ हुए। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें राज़ी किया। मेरे पूरे तालीमी कैरियर में सिर्फ 3 उस्ताद थे जिनके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है। मास्टर सईद ने मुझे 7वीं जमात में बताया, तुम में लिखने की खुदादाद सहल नहीं है, तुम बड़े होकर लिखने पढ़ने का काम करना। वो मेरी किताबीनी की आदत को भी पसंद करते। मास्टर साबर हुसैन हमारे हेड मास्टर, वो हिंदुस्तान से नकल मकानी करके आए और क्या शानदार इंसान थे। पूरी ज़िंदगी साइकिल पर स्कूल आए और शेरवानी पहनी, पूरा शहर गलियों में खड़े होकर इन्हें गुजरने का रास्ता देता। सलाम कर चौधरी फजल हुसैन जी ज़िम्मेदार कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल थे। मैं ज़िंदगी में दर्जनों मशहूर से मिला, लेकिन चौधरी साहब जैसे दूसरे शख्स नहीं मिले। इस मजाज से लबरेज थे। आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार से वो किसी को भी बोर नहीं होने। अल्लाह ताला ने अक्ल और तजर्बा दोनों दे रखे थे। वसीय मुताला था। इस्लामाबाद में जब तशरीफ़ लाते तो मुझे मुलाकात का ज़रूर मौका दे। चौधरी साहब से मुलाकातें मेरी ज़िंदगी का असासा हैं। तीनों के अलावा कोई ऐसा उस्ताद नहीं जिसके लिए दिल से कलमा खैर निकलता। मैं आज अगर ये कहूँ मेरी ज़िंदगी मुश्किल और सख्त तरीन दौर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ज़माना था तो ये गलत नहीं होगा। मेरे उस्ताद और मुझे नफ़रत, हकारत, तौहीन और नेगेटिविटी के साथ कुछ नहीं दिया। ये अल्लाह जहाँ भी मुझे नुकसान पहुँचाते उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जहाँ मेरी खुददारी और नज़र नफ्स को कुचल सकते उन्होंने इससे भी अपने पाँव तले रौंदा। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सन 2023 में PhD की एजाज़ी डिग्री दी। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद की मेहरबानी थी। वो वाइस चांसलर बनकर आए, मुझे फ़ोन किया और हैरत का इज़हार किया, आप सलामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के तालिब इल्म रहे। मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं। मैंने अर्ज़ किया, सर मैं गुस्ताख किस्म का स्टूडेंट था। मेरे उस्ताद मेरा जिक्र करना पसंद नहीं करते। वो दिल खोल कर हंसते और इसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री के लिए ज़मीन व आसमान एक कर दिया। वो इमरान खान का ज़माना मुझे हुकूमत की नापसंदीदा लिस्ट में, चनाचे इन्हें हर जगह से इनकार हो गया, मगर इसके बावजूद ये डटे। इस दौरान इनकी मुलाजमत ख़त्म हो, लेकिन ये मुझे डिग्री दिला कर। मैं आज तक हैरान हूँ क्या दुनिया में डॉक्टर अतर महबूब जैसे लोग मौजूद होते हैं। नाज़रीन, कॉलम सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपना इज़हार ज़रूर किया करें।